हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा, हम थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट, बेसिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कवर कर लिया था अब तक। जो हमारा लास्ट लेक्चर था बेटा, उसमें हमने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी थी जिसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कहते हैं, जिसमें हमने आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसके साथ हमने आपको बताया था किस तरीके से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो पहली वाली चार प्रोसेस को डबल कर देती है बेटा। क्लियर है केस? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिस्टम की बात करेंगे बेटा, और सिस्टम के अंदर हम एंटर करने की कोशिश करते हैं। चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का बेटा, जिसका मेन टॉपिक रहेगा इंटरनल एनर्जी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास लेक्चर आज का बेटा दैट इज internal energy of the system। अगर कोई सिस्टम है तो उसकी इंटरनल एनर्जी होती क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि इंटरनल एनर्जी का केस है क्या। वैसे अगर हम जनरल बात करें इंटरनल एनर्जी की तो हम क्या कहेंगे बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक सिस्टम कंसिडर कर लिया, एक मैंने सिस्टम ले लिया, दिस अ सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर मैंने गैस को एनक्लोज कर दिया बेटा। किसको? गैस एनक्लोज्ड इन द सिस्टम बेटा, गैस है, डन। अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, दैट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। इन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, नहीं होगी। मतलब द एनर्जी possessed by gas particles in the system is different। The energy possessed by the gas particles in the system is different। How it is different beta? As we know a particle or a molecule may have kinetic energy or it may have potential energy, and collectively it may have translational energy, and it may have vibrational energy, it may have rotational energy, etc। तो हम कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल के पास किसी भी तरीके की एनर्जी हो सकती है। अब सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल तो है नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम बेटा। तो हर पार्टिकल की अगर हम एनर्जी को देखें तो कोई वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहा है, कोई रोटेशनल मोशन शो कर रहा है बेटा, और उनके कारण जो एनर्जी आ रही है वो उनकी एनर्जी हो रही है बेटा। कोई पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है, कोई काइनेटिक एनर्जी, मोशन का एनर्जी शो कर रहा है, और कई बार क्या होता है एक ही पार्टिकल दो एनर्जी शो कर रहा है। तो वो केस क्या होता है बेटा, वहां पे हम कंसीडर करते हैं कि सिस्टम है, उसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हमें शो कर रहे हैं बेटा। तो इंटरनल एनर्जी की बात करें जब हम लोग, इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में हम ये बोलते हैं, देखो इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग। जनरली सिंबल्स क्या यूज करते हैं, या तो कैपिटल यू यूज करो बेटा और कैपिटल ई, दो यूज किया जाता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि इंटरनल एनर्जी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू हैव टू टेल देम कि कैपिटल यू और कैपिटल ई, दीज आर द टू सिंबल्स बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है, तो आप उस केस में बोलोगे बेटा
It is the sum of all energies present in the सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, उन एनर्जी का सम जो होगा बेटा, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी है। सपोज करो अगर आपसे कोई बोलता है U और E है क्या, तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी एक्सेट्रा। इन सब के सम को हम क्या बोल देंगे कि ये इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। क्लियर बेटा, क्या है वो, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। अगर हम बात करें देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमने ये सारी एनर्जी शो कर दी बेटा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक नोट याद रखना कि वी कांट कैलकुलेट, अगर आप नोट लगाओ बेटा यहां पे, तो पुट अ नोट ओवर हियर, वी cannot calculate internal energy of the system accurately। अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। और सीधा सा कंसेप्ट है बेटा उसमें, अगर कोई सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे इस सिस्टम में प्रेजेंट है, अगर आप कहते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है बेटा, तो ये मोशन शो कर रहा है और वो दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, तो हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में, और हो सकता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी में, हो सकता है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी में, हो सकता है ट्रांसलेशन रोटेशनल एनर्जी में बेटा। तो इस तरीके से जब कन्वर्जन होती है उस फैक्टर की वजह से वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेरी एक्यूरेटली, इसलिए हम उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, देन व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस। तो हम उस केस पे ये कहते हैं बेटा, नाउ वी कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है बेटा। जिस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी को U और E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से हम इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बेटा डेल्टा U और डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल्टा E जो है पहले यूज करते थे, आजकल डेल्टा U यूज किया था बेटा, क्लियर है। यहां पे जो डेल्टा है, केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप पढ़ोगे बेटा, तो जो डेल्टा साइन पढ़ोगे वो डेल्टा साइन चेंज के लिए आएगा। अगर कहीं पे भी डेल्टा लगा रखा है तो आप कह दोगे चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज है, तो वो आप कर दोगे। डेल्टा साइन चेंज के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे हमें जब पता चला कि इंटरनल एनर्जी तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली, तो हमें उससे ज्यादा मतलब भी नहीं था कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है। जनरली वी हैव टू डील विद द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितनी आती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे एक सिस्टम ले लेता हूं मैं, ये सिस्टम कंसीडर करता हूं और कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देता हूं। सिस्टम ले लिया बेटा, दिस सिस्टम हैज इनिशियली इंटरनल एनर्जी U1 एंड एट टेम्परेचर T1 बेटा, T1 टेम्परेचर पे इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है बेटा, U1 है। एंड आफ्टर टाइम T वी हैव गिवन सम हीट टू दिस सिस्टम, हमने कुछ हीट दी सिस्टम को। देन व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर, इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस टू U2 एंड टेम्परेचर चेंजेस टू U2 T2, ठीक है बेटा। इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी बेटा, U2 हो गई, और टेम्परेचर कितना चेंज हो गया, T2 हो गया। अब यहां पे चेंज इन टेम्परेचर होने के कारण जो हमने हीट दी थी उसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया,
ठीक है, तो अब उस केस में हम क्या बोलते हैं बेटा, हम कहते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू दैट विल बी U2 माइनस U1, वो क्या होगी U2 माइनस U1 होगी। तो हमें जनरली इस बात में इंटरेस्ट है कि डेल्टा यू जो है वो कितना है, कि हम कितना टेम्परेचर या कितना हीट करें सिस्टम को, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो रही है। देखो बेटा ये सारी के सारी जो बातें हैं ना, ये मैकेनिकल बातें चल रही हैं। मैकेनिकल मतलब जितनी भी आपकी कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, स्कूटी होती है, कुछ भी होता है बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी का केस ही डिस्कस करते हैं कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी चेंज होगी, और जिस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी उस तरीके से उस मशीनरी की प्रोसेस डिफाइन की जाएगी कि कितना हमें हीट देनी पड़ेगी इसको कितना दूर चलाने के लिए। ठीक है, तो वही केस हम यहाँ पे बता रहे हैं बेटा। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी में ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, की एक्यूरेटली क्या है उसकी इंटरनल एनर्जी। डन बेटा, तो ये आ गया। इससे हमें ये पता चल गया कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है बेटा, ये एक स्टेट फंक्शन है। बिकॉज क्यों है बेटा स्टेट फंक्शन, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, बिकॉज it does not depend on path by which final state of system has been achieved। जिससे हमें फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम अचीव की है, उस पाथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सिर्फ ये कहता है कि फाइनली इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई है बेटा, वहां पे उस चीज के ऊपर क्या होता है, ये पूरे का पूरा केस डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे तो इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, इट्स अ स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन कह देते हैं बेटा इसको। केवल पूछते भी है कॉम्पिटिशन में या एमसीक्यू में कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू, मैं देखो बेटा यहां पे लिखा हूं डेल्टा यू, डेल्टा यू स्टेट फंक्शन नहीं है बेटा। हियर ई इज अ, यू इज अ स्टेट फंक्शन। जो डेल्टा यू है, देखो ये गलती मत करना आप भी, यू इज अ स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि जो यू था वो स्टेट फंक्शन है। डन बेटा, क्लियर है केस। तो ये देखो ये इंटरनल एनर्जी का केस है कुछ, कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, उनके अंदर जो भी एनर्जी प्रेजेंट है उन सब एनर्जी का सम करो, और सम करके जो वैल्यू आ गई दैट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बट हमने साथ में बताया आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, वो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के तरीके क्या हो सकते हैं, मोड ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहां पे मोड्स ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेटा, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड। अब वो दो मोड है बेटा हमारे पास टू चेंज इंटरनल एनर्जी। द फर्स्ट मोड इज ए, दैट इज हीट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बी मोड इज वर्क डन, जिसको हम स्मॉल w से शो करेंगे बेटा। तो ये दोनों केस याद रखो कि कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो दो मोड हैं जिसकी हेल्प से आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हो, हीट एंड वर्क डन। अब कैसे करेंगे इन मोड की हेल्प से, पहले आप ये नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलो देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं इसलिए डेफिनेट जो हेडिंग है हम उसको रब नहीं करते, आगे बात करते हैं। ये बेटा मैं भी लिख रहा हूं मोड, जब रब करना होगा नेक्स्ट टाइम में तो कर देंगे इसको, ठीक है। तो देखो बेटा, ये आ गया हमारे पास केस, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, हीट। अब हम हीट की बात करेंगे, क्लियर है। तो चलो हीट की बात करते हैं यहां पे, ए कि ये हीट है क्या, क्यू से डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जब हम हीट की बात करते हैं बेटा, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड हम बोलते हैं हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है बेटा रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब कोई इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। आप कोई भी आग लगाओ कहीं पे बेटा, तो आप ऐसे नहीं कह सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप उसको आग उधर ही लगानी है, कि भाई जो आग की जो हीट है, जो हीट जा रही है उसकी वो एक डायरेक्शन में जाएगी, वो हर एक डायरेक्शन में जाती है बेटा, आपको पता ही है, क्लियर है केस। तो इसलिए हम बोलते हैं हीट जो है बेटा इट्स अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है वो, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा, हमारे पास सिंबल क्या है इसका, दैट इज स्मॉल क्यू। सिंबल क्या बेटा, स्मॉल क्यू यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट हीट। हीट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास स्मॉल क्यू है। अब देखो हीट जो है किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज कर देगी, तो दो तरीके हैं, ठीक है। आपको दो तरीके बताता हूं, कौन कौन से तरीके हैं इसमें। पहला है इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, क्लियर है, तो एक बात और याद रखो यहां पे, साइन कन्वेंशन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। साइन कन्वेंशन जो है, इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा, ये आपको हमेशा लिखनी है, याद रखना बेटा। अगर कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहां पे जो Q की वैल्यू होगी, अगर वो नेगेटिव लिखी हुई है तो आपको पॉजिटिव करनी है, क्योंकि हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव बेटा, वो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है बेटा, क्लियर है। अब देखो अगर हीट, कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो आप खुद सोचो क्या क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से, एक मैंने सिस्टम लिया है बेटा, और उस सिस्टम में ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूं, ये सिस्टम है, इस सिस्टम ने Q अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया बेटा, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो अब क्या हो सकता है, देखो पहला केस इसमें आएगा, फर्स्ट जो आता है इसमें दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज्ड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है सिस्टम की, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, द डिस्टेंस between two molecules
आल्सो इंक्रीज्ड। डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो आप खुद सोचो क्या होगा बेटा। देखो एक पॉइंट हमने बता रहे हैं पहले का ही, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड और फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम में बी चेंज्ड। फिजिकल स्टेट जो है सिस्टम की वो चेंज हो जाएगी, लेकिन कब होगी सिस्टम की फिजिकल स्टेट चेंज, जब या तो सिस्टम सॉलिड स्टेट में होगा या फिर लिक्विड स्टेट में होगा बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि सिस्टम की जो फिजिकल स्टेट चेंज होगी बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के केस में क्या होते हैं, पास पास होते हैं ना। आप एनर्जी दे रहे हो तो क्या होंगे, दूर दूर जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अगर ऐसे जा रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जब मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो सॉलिड स्टेट वाले मेल्ट होकर क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट, और लिक्विड वाले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, गैसियस स्टेट में। और हो सकता है कि सॉलिड वाले डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए जब एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाए वहां पे। क्लियर है। तो वही केस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सिस्टम क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर क्या चीज आएंगे। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आपको पता है जितनी एनर्जी आप दोगे सिस्टम को, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं। उनका मोशन जो है बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे रैंडम मोशन इंक्रीज होगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। इट मे बी इंक्रीजेस, बेटा हमने बोला कि इट मे इंक्रीज। जब मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया दो का, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गई। और फिर वहां पे फिजिकल स्टेट में भी चेंज। मैंने मे बी चेंज इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि अगर गैसियस स्टेट होगी ना वहां पे तो देयर विल बी नो चेंज। क्योंकि गैसियस स्टेट को आप किस स्टेट में फर्दर चेंज करोगे, आप कुछ सोचो। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रेड पेन से नोट लगा के, इफ नोट इफ सिस्टम इज इन gaseous state then there will be no physical change। तो उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं आएगा। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो कोई भी फिजिकल चेंज उसमें नहीं आता बेटा। क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं, देखो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली कि सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद पहली कंडीशन में बेटा ये काम कर दिया उसने, ये और ये शो कर दिया। अब दूसरे केस में क्या कहता है, मैं इसको रब करता हूं बेटा, मोड ऑफ चेंजिंग एनर्जी को। ठीक है, देखो बेटा ये हमने कर दिया। अब देखो, अब दूसरा केस क्या आता है, सेकंड। देखो इसमें सेकंड की बात करूं मैं यहां पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड केस, तो क्या होगा बेटा, देखो अब आपको पता है कि हीट कांट बी 100% कन्वर्ट इनटू अनदर एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम हीट कह रहे हैं, इज नॉट 100%। 100% तो है ही नहीं बेटा। कुछ ना कुछ जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, हीट एनर्जी है, वो कुछ ना कुछ और काम करके वहां पे जाएगी बेटा, या कुछ और उसके ऊपर इफेक्ट डाल के जाएगी। जो दूसरा इफेक्ट होता है इस केस में, दैट इज सॉरी बेटा, ये दूसरा इफेक्ट है बेटा, रेस्ट ऑफ हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम बेटा। अब जो बाकी एनर्जी बची है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम।
अब आप खुद सोचो, कुछ एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी को, हीट जैसे एब्जॉर्ब हुई, हीट एनर्जी कुछ तो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, और जो कुछ एनर्जी होगी हीट की, दैट विल एक्ट ऑन द पिस्टन एंड द पिस्टन मूव सम डिस्टेंस एंड दैट इज व्हाट, वर्क डन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्क डन कह देते हैं। क्लियर है केस? सॉरी बेटा। तो ये केस आ गया यहाँ पे कि जो पहला केस है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, फिजिकल चेंज आ जाता है। दूसरा केस क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज नॉट 100%, इसलिए जो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी बची होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कभी भी कोई सिस्टम अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बेटा, तो उस केस के अंदर क्या आता है हमारे पास, क्यू पॉजिटिव आती है, और दो काम होते हैं इस तरीके से बेटा। डन? क्लियर केस? अब चलो देखो सेकंड केस। सेकंड है हमारे पास यहां पे, सेकंड बेटा देखो, सेकंड है हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट को रिलीज करता है तो, इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन है दैट Q इज नेगेटिव। तो अगर सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है तो Q की वैल्यू जो होगी बेटा, दैट विल बी नेगेटिव। आपको पता है कि अगर आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर सिस्टम कोई हीट को रिलीज करता है बेटा, तो आपके पास क्या होता है, Q जो है दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव लेके चलते हैं। हम बोलते हैं उस तरह की रिएक्शन जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो हम फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पे जो हीट रिलीज बाय सिस्टम है, उसको आपको हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम इज 700 किलो जूल पर मोल, तो आपको उसके आगे नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगाना होगा ड्यू टू द साइन कन्वेंशन। ठीक है? तो इसलिए मैं रेड में लिखा है कि दोनों आपको साइन कन्वेंशन याद हो हीट की, कि हीट की साइन कन्वेंशन पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है बेटा। जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा, ठीक है बेटा, तो क्या होगा देखो। अब देखो ये दोनों केस बताता हूं और आपको, ठीक है। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा था ना और सिस्टम का टेम्परेचर कम था, तभी तो सिस्टम क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में आने से पहले हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और सिस्टम का ज्यादा है तो क्या करेगा बेटा, एनर्जी निकलेगी बेटा। आप किसी पानी को गर्म करके रख दो बेटा, किसके अंदर, सपोज करो आपने किसी कंटेनर के अंदर पानी को गर्म किया, बॉईल किया और गैस ऑफ करके रख दिया बेटा ढक के, तो आप क्या करोगे, कुछ देर बाद वो जो टेम्परेचर है वाटर का वो नॉर्मल आने की कोशिश करेगा और वो उस टेम्परेचर तक आ जाएगा जो उसका रूम टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। उस केस में सिस्टम जो होता है वो हीट रिलीज करता है। तो इस केस में देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, हाई, सिस्टम्स टेम्परेचर इज हायर देन सराउंडिंग्स टेम्परेचर बेटा, सराउंडिंग्स टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर जो है दैट इज हायर देन सराउंडिंग टेम्परेचर बेटा। क्लियर? दैट इज व्हाई हीट विल बी रिलीज्ड बाय द सिस्टम। जो सिस्टम है वो क्या करेगा, उस केस के अंदर हीट को रिलीज करेगा। और इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, इन केस ऑफ हीट एब्जॉर्ब, सिस्टम टेम्परेचर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बेटा, इज लेसर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर बेटा। क्लियर है? किस केस में, जब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होगा तो। डन? तो ये दो केस आते हैं कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दोनों केसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। अब देखो, अब आपको बताता हूं इस केस में और उस केस में इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं पहला केस, इफ Q is positive then internal energy U increased
Q पॉजिटिव है तो U क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो इफ UI is initial internal energy of the system and UF is the final internal energy of the system when system absorb Q amount of heat बेटा, क्लियर केस। तो उस केस में क्या होता है, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे करेंगे, डेल्टा यू यूएफ माइनस यूआई बेटा। अब आपको पता है ये यूएफ है, दैट इज मोर देन यूआई, यूएफ इज ग्रेटर देन यूआई। तो डेल्टा यू जो होगी बेटा यहां पे, दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इन दिस केस, बढ़ गई है। पॉजिटिव साइन का मतलब बढ़ गई है इंटरनल एनर्जी, जितनी पहले थी उससे ज्यादा हो गई है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है देन U डिक्रीज बेटा। U जो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करेगी, देखो UI एंड UF इंटरनल फाइनल एनर्जी बेटा, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, UF माइनस UI, यहां पे क्या है UF लेस देन UI। सो U देखो विजिबल है कि नहीं, मैं चेक करता हूं 2 मिनट। U इज नेगेटिव ओवर हियर, इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है यहां पे। मैं चेक करता हूं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो यहां पे इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज है, दिस इज विजिबल बेटा। तो ये इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो कहां पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है और कहां पे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है बेटा। समझ आया बेटा कैसे वाला, बताओ क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको ये केस याद रखने हैं। अब देखो इसी में बात करते हैं बेटा आगे। अब हीट की बात की जाती है, अब हीट को डिस्कस करेंगे, हीट होती क्या क्या है। देखो बेटा देखो बेटा हम बात करेंगे कि हीट है क्या, ठीक है। अब हीट हमारे पास किस तरीके से वेरी करती है एंड डिपेंड किसके ऊपर करती है। हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ क्यू वेरीज, किस तरीके से क्यू जो है वेरी करेगा। तो हम कहते हैं, देखो सुनो ध्यान से, कि जो क्यू है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे उतना क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनो। टेम्परेचर चेंज करोगे बेटा तभी तो क्यू बढ़ेगा या कम होगा, क्लियर। टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तो क्यू कम या बढ़ेगा ही नहीं बेटा। तो हीट जो है दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर बेटा, ठीक है। तो हम बोलते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। डन। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये कैसे बेटा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करते हैं तो वी गेट C इंटू डेल्टा टी। जो ये C इंटू डेल्टा टी है बेटा
इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ हीट, कॉफिशिएंट ऑफ हीट, ये कॉफिशिएंट ऑफ हीट है बेटा। एंड दिस कॉफिशिएंट ऑफ हीट C is known as, this is known as heat capacity। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हीट कैपेसिटी बोलते हैं इस टर्म को, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ हीट जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अब देखो, जो हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम यहां पे, सुनो ध्यान से, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी बेटा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी आ गया। अब जो कॉफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है या कॉफिशिएंट ऑफ हीट है जो बेटा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हीट कैपेसिटी। इस टर्म C को हम हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब जो हीट कैपेसिटी है, यहां पे ध्यान सुनना बात, पहले मैं डेफिनेशन देता हूं इसकी, हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। दिस हीट कैपेसिटी C, इसकी डेफिनेशन देनी हो तो क्या कहेंगे? देखो बेटा हम लोग, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, किसी भी सब्सटेंस का, नथिंग इज स्पेसिफिक ओवर हियर, यहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं है बेटा, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ठीक है। जैसे सपोज करो, यू डोंट नो द वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, इफ यू हीट दैट सब्सटेंस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द हीट गिवन टू दैट सिस्टम इज नोन एज हीट कैपेसिटी, ठीक है, उसको हम हीट कैपेसिटी कह देते हैं बेटा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं हीट कैपेसिटी का बेटा, तो देखो, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम इज गिवन 4.85 किलो जाउल ऑफ एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर देखो, एल्यूमिनियम को आप 4.85 किलो जूल एनर्जी दे रहे हो, कोई भी एल्यूमिनियम का ब्लॉक है या आपके पास लॉग है बेटा या पीस है, उसको आप हीट कर रहे हो और कितना टेम्परेचर दे रहे हो, कितनी हीट दे रहे हो? 4.85 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तब जाके उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है बेटा। तो दिस 4.85 किलो जूल जो है बेटा, दिस 4.85 किलो जूल इज हीट कैपेसिटी। दिस इज 4.85 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है। क्लियर है केस बेटा? देखो अब यूनिट्स कैसे आप याद रखोगे हीट कैपेसिटी की? देखो C, इस फॉर्मूले को इंटरचेंज कर लो, Q अपॉन डेल्टा T बेटा। क्लियर है? Q की एनर्जी क्या होती है? जाउल। टेम्परेचर क्या होती है? सेल्सियस और जाउल पर केल्विन। तो ये हीट कैपेसिटी की क्या है बेटा? यूनिट है। इस तरीके से आप हीट कैपेसिटी की यूनिट चेक कर सकते हो बेटा। क्लियर? तो ये आ गई हीट कैपेसिटी। अब जो C की वैल्यू है यहाँ पे जो मैं शो कर रहा हूं, यहाँ पे C जो आ रहा है हीट कैपेसिटी से बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ हीट बोल रहा हूं, ठीक है। इसमें एक चीज सुनना ध्यान से और देखना क्या चीज है, नोट लगाओ यहां पे। हम कहते हैं हायर द वैल्यू ऑफ C
lower will be the change in temperature. Lower will be the change in temperature. जितना C की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, उतना टेम्परेचर डिफरेंस कम इंक्रीज करेगा, बहुत कम चेंज होगा. और दूसरा 1 सेकेंड, स्मॉलर वैल्यू ऑफ C लीड्स टू हायर चेंज इन टेम्परेचर. जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी C की, उतना टेम्परेचर ज्यादा चेंज करेगा. ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, क्लियर है कैसे वाला. तो हम कहते हैं कि अगर C की वैल्यू जितनी कम होगी उतना टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा, और C की वैल्यू ज्यादा होगी उतना टेम्परेचर चेंज कम होगा. अब ये बात आपको रट्टे नहीं मारनी है, सिंपली समझनी है बेटा. ठीक है, कैसे समझते हैं देखो, सुनो ध्यान से. अगर सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं इसी को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, मैंने यहां पे लिया 10 ग्राम ऑफ कॉपर is given 500 joule of energy to change its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस. 10 ग्राम ऑफ कॉपर का हमने 500 जाउल एनर्जी दी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो जाए बेटा. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे C की वैल्यू क्या गई, 500 जाउल पर डिग्री सेल्सियस बेटा. ठीक है, अब दूसरा दे रहा हूं एग्जांपल, देखो. इन द सेम मैनर आई हैव गिवन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है. 10 gram of aluminium is given 50 joules of energy to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ताकि हम उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा सकें, 1 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पे C की वैल्यू कितनी आई इन केस ऑफ एल्यूमिनियम बेटा, 50 जाउल पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब देखो, ज्यादा अगर एनर्जी है, C की वैल्यू ज्यादा है, तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है. C की वैल्यू कम है तो कम पे 1 डिग्री चेंज हो रहा है. अगर C की वैल्यू कम है बेटा, यहां पे सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें 50 जाउल की एनर्जी चाहिए. ठीक है, और यहां पे 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें 500 जाउल की एनर्जी चाहिए. तो अगर इसको आपको 500 जाउल तक इसको अगर आप एनर्जी दे दो एल्यूमिनियम को, तो खुद सोचो उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा बेटा. एक 50 डिग्री देने पे, सॉरी, एक 50 जाउल एनर्जी देने पे 1 डिग्री चेंज होता है. तो 2 देने पे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री. 3 दोगे तो 3 डिग्री, 4 दोगे तो 4 डिग्री. ठीक है ना, 400 200 दोगे 4 डिग्री चेंज जाएगा, 300 दोगे 6 डिग्री चेंज जाएगा, और अगर आप 400 दोगे तो 8 और 500 दोगे तो 10 डिग्री चेंज हो जाएगा. लेकिन यहाँ 500 में कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ 1 डिग्री. तो आप खुद सोचो कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू दीज टू सब्सटेंसेस, द चेंज इन टेम्परेचर विल बी हायर इन दिस केस एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा आएगा इफ द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू दैट सब्सटेंस. तो ये याद रखना है. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, ये कंसेप्ट बता रहा हूं, ये आपको याद रखने हैं. अब देखो, इसी के साथ साथ जो हीट कैपेसिटी है C है बेटा, दिस C डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर
नेचर ऑफ सब्सटेंस, साइज एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। सी जो है बेटा वो साइज पे और नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो स्पेसिफिक हीट है, सॉरी जो हीट कैपेसिटी है बेटा, दैट डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। देखो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। क्या कंसेप्ट है यहां पे, हम कहते हैं देखो यहां पे कि इफ यू वांट टू हीट 100 ml ऑफ वाटर और इसके बॉइलिंग पॉइंट तक लाना चाहते हो 100 डिग्री सेल्सियस तक बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, आपको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, सपोज करो आपका 100 ml वाटर उसी गैस पे आपने किसी कंटेनर के अंदर रख दिया और सेम गैस के ऊपर क्या लिख दो बेटा, 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है, इस पे भी हीट दे रहे हैं बेटा क्यू डैश, और इसको भी बॉईल करना है, तो विच प्रोसेस विल टेक मोर टाइम, दिस प्रोसेस विल टेक मोर टाइम, जिसमें 100 ml नहीं 1000 ml पानी बॉईल करना है, वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा, हमें बिल्कुल लगेगा बेटा, क्योंकि वहां पे अमाउंट ज्यादा है। इट विल टेक मोर एंड मोर हीट टू रेज द टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ दैट लार्ज अमाउंट बेटा। तो इससे हमें यह पता चला कि जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी जो है बेटा इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि नेचर के ऊपर, ठीक है। मतलब नेचर के ऊपर यहां पे सी का जो केस है वो डिपेंड कर रहा है, नेचर मतलब किस तरीके का है, कितना टेम्परेचर चेंज आएगा उसके ऊपर बात है, लेकिन ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर ही रही है बेटा। तो जो हीट कैपेसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसलिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बेटा। नोट करो बेटा जल्दी से इसे, फिर मैं रब करके बेटा आगे हीट के बारे में और बताता हूं आपको। चलो देखो बेटा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पे, ये तो हो गया हमारे पास हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब एक और आता है दैट इज देखो बेटा, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसका। एक होती है हीट कैपेसिटी होगी बेटा बी, एक होती है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बेटा, क्लियर है। इसको आप एस से रिप्रेजेंट कर दो या सी से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। क्या होगी दूसरी, स्पेसिफिक हीट, क्लियर है। अब स्पेसिफिक हीट की बात करें, इसकी डेफिनेशन दें बेटा, तो क्या होगी देखो, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of substance
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहां पे हमने क्या कर दिया बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स कर दिया कि 1 ग्राम सब्सटेंस को हीट करने के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस को जब हीट करेंगे तो कितना हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। मतलब कितनी हीट दें किसी भी सब्सटेंस को कि उसका टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए। तो उसके बेस पे बेटा देखो, स्पेसिफिक हीट के बेस पे फॉर्मूला चेंज हो गया था। क्या था, C इज इक्वल टू Q अपॉन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बेटा। तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, M इंटू डेल्टा T। क्योंकि कोई भी केस दे रखा होगा बेटा, वो इस तरीके से आप शो करोगे। अगर आपको डिफरेंस लिखना है बेटा तो CS लिख लो छोटा सा। क्या लिख लो यहाँ पे, CS स्पेसिफिक हीट के लिए, कि दैट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब देखो इस स्पेसिफिक हीट की यूनिट्स क्या होंगी। टॉक अबाउट द यूनिट्स, क्या होंगी देखो बेटा, CS की हो जाएंगी यहाँ पे Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। Q की होती है जाउल पर ग्राम, जाउल पर ग्राम पर केल्विन बेटा। क्या है, जाउल ग्राम पर केल्विन। डन बेटा, क्लियर है केस। देखो इस तरीके से लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, जाउल पर ग्राम पर केल्विन और जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हो। तो ये इसकी यूनिट है। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, आप सिर्फ यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वैल्यू इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, कि हीट कैपेसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, क्या दे रखा है, जस्ट विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब देखो इसी में एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो क्या होगा एग्जांपल इस केस में। तो देखो अभी हम बोल रहे हैं बेटा 10 ग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड 500 joules of heat to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हो, लगाओ फॉर्मूला। हीट कितनी दे रहे हैं हम लोग, 500 जाउल। मास कितना है बेटा उसका, 10 ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री बेटा। क्लियर है, कैसे आ गया। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका, कट गया तो ये आएगा 50 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बेटा। ठीक है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आ गया ना यहाँ पे, ऐसे लिख देता हूं चलो बेटा मैं, पर डिग्री सेल्सियस। डन। तो ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई बेटा, ये क्या आ गई, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई इस तरीके से। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू का मतलब होता है कि आप 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लो। 500 ग्राम कितने लग रहा है, 10 के लिए लग रहा है। 1 ग्राम के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 50 ग्राम, 50 जूल। तो वो स्पेसिफिक हीट होगी बेटा किसकी, इस सिस्टम के अंदर। डन। अब देखो इसी में थर्ड केस, नहीं इसी में पहले एक और बात करते हैं। जो हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है बेटा, हीट कैपेसिटी मतलब C, दैट इज C। इसको हम जब मेजर करते हैं बेटा, तो मेजर करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। तो हीट कैपेसिटी measured if it is calculated at constant volume, then that will be CV,
हीट कैपेसिटी कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीवी। इसी तरीके से इफ इट इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, दैट विल बी सी पी। तो सीवी और सीपी दो चीजें होती है बेटा, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा, दो चीजें हैं और दोनों पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखना बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ध्यान सुनना बेटा इसका। अगर आपसे कोई पूछे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा QV, और यहां जाएगा CP इज इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा टी बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि हीट कैपेसिटी क्या होगी, सुनो ध्यान से, नोट कर लो इसको भी चाहे। इफ समबडी आस्क यू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया ना। अब हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में व्हेन यू पुट दिस Q अपॉन डेल्टा टी, तो आपके पास क्या आएगा, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई जीरो विच इज इनफाइनाइट। तो C की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इनफाइनाइट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करोगे तो दैट विल हैव इनफाइनाइट वैल्यू बेटा, ठीक है। ये हो गया एक केस। अब दूसरा केस देखो, इसमें हीट कैपेसिटी एट हीट कैपेसिटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप बोल सकते हैं यहां पे आइसोकोरिक प्रोसेस है ये, हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक प्रोसेस, हीट कैपेसिटी इन आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। ये अगर प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हीट कैपेसिटी एट आइसोबैरिक हो जाएगा, एंड हीट कैपेसिटी किस हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसी तरीके से अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको खुद याद रखनी है कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। अब यहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बोल दे चेंज इन हीट इज जीरो ओवर देयर, नो चेंज, ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो उस केस में क्या करोगे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। हियर वी विल हैव डेल्टा टी सम वैल्यू बट Q will be zero, so C will be zero. Heat capacity and adiabatic process will be zero. That will be zero. क्योंकि अगर हीट ही चेंज नहीं हो रही है बेटा तो हीट कैपेसिटी मतलब कहां से चेंज आएगी, जीरो वैल्यू आएगी उसकी, समझ रहे ना आप, हीट कैपेसिटी चेंज होगी नहीं वहां पे। तो ये केस आ गया बेटा किसका, हीट कैपेसिटी का एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड द लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हो गया बेटा केस यहां पे। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड टर्म एंड दैट इज हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। व्हाट वी कॉल इट, मोलर हीट कैपेसिटी। तो सी केस आ गया बेटा, देखो दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको हम शो करते हैं C स्मॉल m से बेटा, ठीक है। अब इसको देखो, मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आप कितनी हीट दे रहे हो, दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर है? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी का, Cm इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, वही फॉर्मूला है, बस n लगा दिया नीचे। यहां पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है बेटा। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स का क्या केस आएगा, देखो Cm इज इक्वल टू जाउल पर मोल पर केल्विन और जाउल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस बेटा, ये केस आएगा। तो जाउल पर मोल पर केल्विन और जाउल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस का केस है यहां पे। डन, तो ये केस आ गया। देखो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इफ 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर is given 450 joule of heat to raise its temperature from 298 Kelvin to 300 Kelvin। कहते हैं हम 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर को 450 जाउल ऑफ हीट दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जितनी इतनी हीट दे रहे हैं इस अमाउंट को, तो जो उसका टेम्परेचर रेज होके आ रहा है, पहले 298 था, फिर कितना होगा उसका 300 केल्विन। नाउ कैलकुलेट हीट मोलर हीट कैपेसिटी। कैलकुलेट Cm, Cs और C बेटा, ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, पहले हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, C की। आंसर C Q अपॉन डेल्टा T। पहला केस आ गया बेटा। Q कितनी यहां पे 450, चेंज इन टेम्परेचर कितना है बेटा 2 डिग्री सेल्सियस या 2 केल्विन। तो क्या आ गया ये 2 टू द 4 5 जाउल पर केल्विन। ये आपके पास क्या आ गई हीट कैपेसिटी। 225 जाउल पर केल्विन विल बी द हीट कैपेसिटी बेटा। ठीक है, अब देखो अब स्पेसिफिक हीट क्या होगी इसकी। व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सब्सटेंस बेटा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होगी सब्सटेंस की, देखो सेकंड हम कहते हैं यहां पे स्पेसिफिक हीट के केस के अंदर दैट इज CS Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। Q कितनी है बेटा 450, मास कितना है बेटा 6.35 इंटू 2, ऊपर आ गया 225, नीचे आ गया 6.35 बेटा। क्लियर है? अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी, नॉट वेस्टिंग टाइम ओवर हियर बेटा, आप चाहो डिवाइड कर सकते हो। चलो कर लेते हैं, ऊपर लगा दो 100, ये पॉइंट कट गया, 5 से काटो, 5 4 20, 5 5 25, 5 in 5, 5 2 10, 5 7 35 बेटा। ऊपर आ गया 5 45 100 अपॉन 127, 4500 अपॉन 127। ठीक है बेटा,
तो इसको आपको डिवाइड करना है, तो जो भी आएगा दैट विल बी जाउल पर ग्राम पर केल्विन, ये आंसर आ जाएगा बेटा। क्या जाएगा? जाउल पर ग्राम पर केल्विन बेटा। ठीक है, क्लियर है केस? ये आ गया। अब थर्ड देखो, अभी आपको मोलर हीट कैपेसिटी, तो QM अपॉन N इंटू डेल्टा T। Q कितना है? 450। N कितना है बेटा? मास 6.35 डिवाइड बाय मोलर मास 63.5 इंटू 2 बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, 0 है, तो ये नीचे आएगा 100, यहाँ पे 1 है तो ऊपर आ जाएगा 10, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, 10 ऊपर चला जाएगा, 450 इंटू 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 10 बेटा। या आप ऐसे करो, इसको मत काटो, इसको ही कर दो बेटा, तो आ जाएगा 225 ये आ गया जाउल पर मोल पर केल्विन। 2250 जाउल पर मोल पर केल्विन आपके पास क्या आता है बेटा? हीट कैपेसिटी का केस आता है, मोलर केस आता है, मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी। तो इस तरीके से आप तीनों के तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डन बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हमने हीट के बारे में सारा केस डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे बेटा वर्क डन के लिए कि वर्क डन किस तरीके से इफेक्ट करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।